राम राम भाई साਰਿਆਂ तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन के अंदर रोलिंग मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो हैं मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इनके फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़े होंगे, मगर जो इनके फॉर्मूले अब आपको सीखने हैं रोलिंग मोशन में कैसे लगाने हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में करनी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे और कई सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, मोमेंटम क्या होता है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और नाम होता है लीनियर मोमेंटम, या सिंपली आप मोमेंटम भी बोल सकते हो। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है आइए समझाते एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, जैसे रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, स्फीयर हो सकती है, यानी कि एक कोई ऐसी बॉडी जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर सके या ना भी कर सके, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, ये जो बॉडी है हमारी VCOM वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। VCOM क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये होगा बेटा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, हाँ या ना। अच्छा, और साथ ही साथ ये बॉडी रोटेशन मोशन भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बेटा क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। देखिए बेटा, ये जो बॉडी है VCOM वेलोसिटी से लीनियर मोशन कह लो या ट्रांसलेशन मोशन इस डायरेक्शन में कर रही है, और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि ये बॉडी हम कह सकते हैं सिंपली रोलिंग मोशन कर रही है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉडी का नेट मोमेंटम क्या होगा, मैं आपसे पूछूं इस बॉडी का, बोलिए बच्चों, इस बॉडी का नेट मोमेंटम क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर आप मोमेंटम की बात कर रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको दो तरह के मोशन कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला मोशन जो आप देख रहे हो ट्रांसलेशन मोशन, और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे अगर आपको पी नेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से मोमेंटम, फिर क्या करना पड़ेगा प्लस रोटेशनल मोशन की वजह से जो मोमेंटम होगा बॉडी का, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा, आपने पढ़ा था अगर कोई बॉडी m मास की, मान लेते हैं इसका मास कितना होगा, m मास की बॉडी है, और ये m मास की बॉडी इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर रही है, या सिंपली कह लो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, रोटेशनल को भूल जाओ थोड़ी देर, ये इस डायरेक्शन में VCOM वेलोसिटी से मूव कर रही है, m मास की वेलोसिटी। तो आपने पढ़ा था जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है तो उसका मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, हाँ या ना। सिंपली क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, कौन सी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। नोट करिएगा, क्या नोट करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम इस बॉडी का मोशन नहीं देख रहे, हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं बेटा। नोट करिएगा, आप यहां पे लिख लीजिए, क्या, सेंटर ऑफ मास को देखो, सेंटर ऑफ मास को देखो, ठीक है। हम यहां पे सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, हम बॉडी को नहीं देख रहे, इतनी बड़ी बॉडी है, क्योंकि हमें पता है बॉडी का सारा मास कहां पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास पे। इस बॉडी का सारा मास कहां पे होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। ऐसे देखो, ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट V वेलोसिटी से VCOM वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, VCOM, तो मास इंटू VCOM। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन की वजह से मोमेंटम। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको पता है यहां पे ये बॉडी रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो रोटेशनल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी भाई। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं यहां पे एक पार्टिकल है M1 मास का, दूसरा पार्टिकल है M2 मास का, तीसरा पार्टिकल है M3 मास का,
ठीक है, और एक लोअर पे पार्टिकल है क्या, m4 मास का। ये m4 मास मैंने बाहर लिख दिया है मगर अंदर ही है बॉडी के। क्लियर, ये एक पार्टिकल है मान लो m5 मास का, m4 को यहाँ ही लिख लो अंदर, वरना कहोगे बाहर काहे लिख दिया। ठीक है, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, मुझे क्या पता। हर पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखिए हर पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, हाँ या ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसके वजह से रोटेशनल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। आपको मैंने बताया था, अगर मैं इस m4 पार्टिकल को देखिए, इस पे एक आगे की तरफ वेलोसिटी होगी r ओमेगा। बोलिए बेटा, r ओमेगा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी क्या है, r ओमेगा क्या होती है, रोटेशनल वेलोसिटी। इस m4 पार्टिकल पे एक इस तरफ r ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी लग रही होगी। अगर इसका रेडियस क्या होगा बेटा, कैपिटल R होगा, तो उस हिसाब से इस पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, रोटेशनल वेलोसिटी r ओमेगा। ठीक है, टेंजेंट के अलावा हाँ m4 पे आगे की तरफ VCOM वेलोसिटी भी लग रही होगी, ठीक है, मगर हम यहाँ पे रोटेशनल की बात कर रहे हैं। सिर्फ m4 पे नहीं, इसी तरह हर पार्टिकल पे m1, m2, m3 उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के हिसाब से सेंटर ऑफ मास से उन सब की रोटेशनल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। अच्छा, तो आप कहोगे भैया ये बॉडी तो रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो रोटेशनल वेलोसिटी प्लस आप कहोगे R ओमेगा भी होगी। यहीं पे गलती कर जाओगे, सबसे बड़ी गलती। ये आप पार्टिकल को देख रहे हो इसलिए कह दिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास से निकाल रहे हैं ये पीनट। क्लियर, हम यहां पे नेट मोमेंटम किसको देखेंगे, हर पार्टिकल को नहीं देख रहे हैं, हम यहां पे बॉडी के जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं बेटा। अब खुद बताइए, देखिए बेटा, जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो भाई ये सारे पार्टिकल भी रोटेट करेंगे, तो हर एक पार्टिकल के पास क्या आएगा, रोटेशनल वेलोसिटी r ओमेगा होगी। मगर अगर मैं बात करूं इस सेंटर ऑफ मास की, तो ये सेंटर ऑफ मास ही हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। तो भाई यही सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अपने कहां पे है, बोलिए सेंटर पे ही तो है, तो इसके लिए r की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। तो बेटा ये सेंटर ऑफ मास के लिए अगर r की वैल्यू 0 होगी, बोलिए r की वैल्यू 0 होगी, तो आप क्या कहोगे, r ओमेगा यानी कि रोटेशनल वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। बोलिए हाँ या ना। अरे इसको ऐसे समझो, मान लो ये मेरी डिस्क है, ठीक, ये सेंटर ऑफ मास है, मैंने ब्लैक कलर का बना दिया। अब देखो ये रोटेट कर रहा है, ठीक, तो अपने पॉइंट पे ही जहां पे रोटेट कर रहा है यही सेंटर ऑफ मास कहां पे है, अपनी एक्सिस पे है, अपनी रोटेशन वाली एक्सिस पे है, तो उसके वजह से रोटेशनल वेलोसिटी तो 0 ही होगी। हाँ ये बात सही है कि हर पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल दूसरा वाला है, इसका कुछ रेडियस, इसका कुछ r होगा डिस्टेंस, तो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की, मगर हम पार्टिकल के मोशन को नहीं देखेंगे। इतने सारे पार्टिकल हैं, किसको किसको देखोगे, हम सिंपली इस सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं। और सेंटर ऑफ मास बेटा देखिए, सेंटर ऑफ मास के लिए r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, हम समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर r की वैल्यू 0 होगी, क्यों बेटा, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, अपनी एक्सिस पे है, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ, एक्सिस से 0 हुआ, r की वैल्यू 0 हुई तो r ओमेगा की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा नेट मोमेंटम होगा, बोलिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, mvcom, बस इतना ही होगा। क्लियर, बॉडी के रोटेशन से लीनियर मोमेंटम या कह लो मोमेंटम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन को देख करके बॉडी का मोमेंटम बताना है, खत्म बात, चाहे बॉडी रोटेट करे या ना करे। क्लियर हुई बात कि नहीं। हाँ भाई समझ गया, बॉडी रोटेट कर भी रही होगी या नहीं भी कर रही होगी, तब भी नेट मोमेंटम क्या होगा बॉडी का, मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे इस बॉडी का मोशन सेंटर ऑफ मास को देख करके बता रहे हैं। क्लियर, सेंटर ऑफ मास को देख के बता रहे हैं। पक्की हुई बात कि नहीं। अच्छा चलिए समझ गए होंगे। अब आइए एक क्वेश्चन जरा आपको थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन कराते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक, ये बॉडी हमारी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है इस डायरेक्शन में। ये कोई बॉडी ए है और ये साथ ही साथ मूव भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी है, मान लेते हैं
4 पाई पर सेकेंड है। ठीक, ये कोई बॉडी ए थी और इसका मास कितना है 20 kg है। यहाँ पे हमारे पास कोई एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का भी मास कितना है 20 kg है। ठीक है, और ये बॉडी भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसके पास रोटेशनल वेलोसिटी भी है ओमेगा इज इक्वल्स टू, बोलिए, मान लीजिए 8 पाई पर सेकेंड बेटा। और आपसे मैं पूछूं यहाँ पे मोमेंटम को कंपेयर करो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपको क्या, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ठीक, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। ठीक है, या मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडी पी ए इक्वल टू पी बी। बोलिए, दोनों बॉडी का मोमेंटम इक्वल है बेटा। क्लियर। अब कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। यहां पे आपसे मैं पूछूं भाई नेट मोमेंटम कितना होगा, जल्दी बताओ। पी ए कितना होगा, बोलिए। आप तो कुछ नहीं करना है, क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, बॉडी का मास कितना है 20 kg, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर, बोलिए। अच्छा 40 हो जाएगा। इधर मैं पूछूं पी बी की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40। क्लियर। तो देख रहे हैं दोनों बॉडी का मोमेंटम इक्वली तो है, तो ऑप्शन क्या होगा, बोलिए पी ए बराबर पी बी। कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये ऑप्शन होना चाहिए था, क्या ऑप्शन होना चाहिए था, पी ए मोमेंटम ऑफ बॉडी बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए बेटा। कई लोग को ये ऑप्शन लग रहा होगा सेकंड ऑप्शन, जो कि गलत है। उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि बॉडी ए 2 मीटर पर सेकंड से मूव भी कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ 4 पाई पर सेकंड है, और दूसरी वाली बॉडी जो बी बॉडी है हमारी, ये क्या है, कोई बी बॉडी है, ये 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से मूव भी कर रही है और साथ ही साथ 8 पाई पर सेकंड वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। भैया गधे हो क्या, बोल तो दिया कितनी बार कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी से कोई भी मतलब नहीं है मोमेंटम को, मोमेंटम की बात कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम की, पी की। समझ गए। क्लियर। हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी लीनियर वेलोसिटी देखनी है, रोटेशनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। क्लियर। रोटेशनल वेलोसिटी के वजह से 0 ही होगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए होगा, सॉरी थर्ड होगा, सेकंड नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए फिर पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, वो है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम हम लोग ने पढ़ लिया है तो अब हेडिंग लगा लीजिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो चलिए देखिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बेटा कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक बॉडी है और ये बॉडी VCOM वेलोसिटी से, या कह लो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी VCOM। व्हाट इज VCOM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बेटा। ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा। ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, मान लो कोई डिस्क है, रिंग है, या कोई नॉर्मल बॉडी भी हो सकती है। इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है, क्या है, कैपिटल R है। और ये बॉडी साथ साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि रोटेट भी कर रही है और साथ ही साथ मूव भी कर रही है विथ वेलोसिटी VCOM। क्लियर। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस बॉडी का भैया टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट ए, हमारे पास कोई एक पॉइंट है और ये पॉइंट इस बॉडी के इस बार अंदर पे नहीं है, कहीं ये बॉडी के कहीं बाहर पे रखा है, कोई ग्राउंड से कोई पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए की अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का। क्लियर। हमें ये निकालना है और हमको ये डिस्टेंस दिया है पॉइंट ए का सेंटर ऑफ मास से कितना है बेटा, ये स्मॉल r है। क्लियर। अच्छा,
इस पॉइंट ए के अबाउट हमें क्या निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है बॉडी दो तरह के मोशन कर रही है, एक तो ट्रांसलेशन मोशन और एक तो रोटेशनल मोशन। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके वजह से आएगा, बोलिए बेटा, ट्रांसलेशन मोशन के वजह से प्लस रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी आएगा। अब नोट करिएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ मैं इंडिविजुअली आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये भी मैंने आपको कई सारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। उस पर लगभग 3 लेक्चर बनाए हैं। अगर वो लेक्चर डिटेल में देखना है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे जब बॉडी ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशनल भी कर रही है मोशन, या कह लो सिंपली रोलिंग मोशन कर रही है, तो उसके वजह से टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट ए के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके वजह से आएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, आपने ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना सीखा था, बोलिए बेटा। अगर इस बॉडी का मान लें मास कैपिटल एम है, तो बेटा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला था वो था एम वी आर परपेंडिकुलर। एम वी आर परपेंडिकुलर, इस बॉडी का मास कैपिटल एम है, वेलोसिटी इस बॉडी की कितनी है, इस ए पॉइंट से देखोगे तो यह ऐसे VCOM वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कौन सी वेलोसिटी, VCOM, और आर परपेंडिकुलर क्या होता था, आर परपेंडिकुलर, बोलिए आर परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस होता था फ्रॉम दिस पॉइंट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलिए, अगर मैं पूछूं इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस आर नहीं बेटा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है। तो अगर मैं कहूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो इस पॉइंट सी से देखिए हम ऐसे बना लेंगे, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा। अब कहोगे इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये भैया ये अगर ये थीटा गिवन है, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम आर परपेंडिकुलर को समझेंगे कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है, कहीं से भी नहीं। समझ गए, आर साइन थीटा, थीटा पता होगा, आर पता होगा, निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट ए के अबाउट, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर, समझ गया, ये हो गया ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ए या ए के अबाउट। क्लियर, अच्छा अब यहां से देखो, हम ए से देख रहे होंगे तो बॉडी बेटा रोटेट भी कर रही होगी, और रोटेट करेगी तो उसके पास रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। अच्छा, और ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। तो बेटा आपने पढ़ा था रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बोलिए क्या होता था, प्लस आई ओमेगा। आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा। ठीक है, और आई बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट रखना पड़ेगा। क्लियर, तो ICOM ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, कैसे लगाना है फॉर्मूले को, बोलिए। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे इस फॉर्मूले का डेरिवेशन वेरिएशन कई लोग करवाते हैं, मगर नीट और जेई वाले बच्चों के लिए विश्वास मानिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन के रिस्पेक्ट में बेटा। अब जो बच्चे क्लास 11th में होंगे, विश्वास मानिए, गारंटी दे रहे हैं, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। मैं कोई भी डेरिवेशन ऐसा नहीं होता जो छोड़ दूं, सारे के सारे डेरिवेशन, मगर ये तो बहुत ही कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं। आप BSc MSc तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, पक्का समझ गया, ऐसे करना है। बोलिए यहाँ पे ICOM क्या है, बोलिए बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया, अरे भैया ICOM क्या है, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, COM, क्योंकि बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, खत्म बात। क्लियर, चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 10-15 बहुत क्वेश्चन कराए, मतलब लगभग 10-12 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो चलिए साइड हो रहे हैं, फिर पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, और सबसे मेन टॉपिक तो यही है नीट और जेई वाले बच्चों के लिए, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी कर लीजिए।
आइए बच्चों, अब चलिए पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ध्यान से देखिए, हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल के से डिनोट करते हैं, चाहे तो आप के ई से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे मन है उससे डिनोट करिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। भाई ये बॉडी हमारी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी VCOM, और साथ ही साथ ये बॉडी रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और इस बॉडी का मास मान लेते हैं कैपिटल M है। तो इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें यही देखना है। तो चलिए देखते हैं इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से होगी। आपको पता है इस बॉडी को अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी दो तरह के मोशन कर रही है। पहला ट्रांसलेशनल मोशन विथ वेलोसिटी VCOM, और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही है विथ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से आएगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन KT प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन KR। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन मोशन को। भाई ये हमारी कोई M मास की बॉडी है और ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी VCOM। तो आपने पढ़ा था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv², जो हमने बहुत बचपन से पढ़ते आए। कोई बॉडी है M मास की, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, हाफ mv²। तो यहाँ पे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन कितना हो जाएगा, हाफ m। भाई इस बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M है, बोलिए mv², हाफ mv²। v क्या है, VCOM, बोलिए VCOM, तो VCOM का स्क्वायर। ये हो गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है, हाफ I ओमेगा का स्क्वायर बेटा, हाफ I ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब कहोगे ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे डराइव किया, नहीं जरूरत है, कितनी बार बोले, क्लास 11th के लेवल पे या नीट और जेई के लेवल पे भी गारंटी से इसकी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विश्वास मानी, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लास 11th में भी नहीं पूछ सकते डेरिवेशन। ठीक है, विश्वास मानी बस। चलिए, तो भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, बोलिए ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mVCOM का स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा का स्क्वायर। हाफ I ओमेगा स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली। क्लियर, पक्का। तो चलिए बच्चों, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर करते हैं इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन रब होने जा रहा है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बीच का बेटा, क्योंकि यहाँ से बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपके नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा रेडियस ऑफ गायरेशन पे, जिसको हम के बोलते थे। आपको मैंने याद करवाए थे k²/r² की वैल्यू क्या होती है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर रेडियस ऑफ गायरेशन वाला, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर नहीं देखने का मन नहीं है आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर लीजिए, मैं सारी वैल्यूज आपको बताता चलूंगा k²/r² की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत लगेगी इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए बेटा। तो ध्यान से देखिए, देखिए बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई सारे नीट में क्वेश्चन आए हैं, दिखाएंगे। देखिए बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि क्या रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल वाली है टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। क्लियर हुई बात है, हमें ये रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हाफ mv² होती थी, हाँ या ना। उसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती थी। I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था और V यहाँ पे
एंगुलर वेलोसिटी होती थी बॉडी की। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, और साथ ही साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है किसी फिक्स्ड सरफेस पे। मान लेते हैं ये हमारा कोई फिक्स्ड सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी हमारी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। अब देखने को तो बेटा ये गोल सी बॉडी है, मगर जरूरी नहीं है कि कोई डिस्की हो या रिंग हो या स्फेयर ही हो, हाँ या ना। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारी कोई एक जर्नल बॉडी है। क्या है? एक कोई जर्नल बॉडी, कोई भी हो सकती है, ठीक। अच्छा, और इस बॉडी का हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम के बोलते हैं, मान लेते हैं इस बॉडी का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है के है। अब सोच रहे होंगे कई बच्चे ये के क्या है, क्या काइनेटिक एनर्जी है? नहीं बेटा, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने आपको इस पे प्रीवियस लेक्चर में बड़े आराम से डिटेल में सब कुछ बताया था। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे मैं समझा दूंगा थोड़ा बहुत। क्लियर? अगर इस बॉडी को हम देखें तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और साथ ही साथ रोटेट भी कर रही है। तो आपने पढ़ा था अगर किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन के होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू क्या होती है? m k स्क्वायर। बेटा क्या होती है? m k स्क्वायर। मैं नहीं कह रहा, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है, जाके देख लीजिए अगर मन है तो। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे क्या कहें, देखिए I की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा क्या होगा यहाँ पे? ओमेगा कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये जो बॉडी है हमारी प्योर रोलिंग कर रही है। क्या कर रही है? प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? प्योर रोलिंग कर रही है। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होगी तो ये जो बॉडी है, बोलिए, जो बॉडी पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये पी कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट पी इस सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए, ये स्लिप नहीं करना चाहिए। ये स्लिप कब नहीं करेगा? क्योंकि जब ये प्योर रोलिंग में होगा। तो ये पॉइंट पी स्लिपिंग नहीं कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर आगे पीछे घिसड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट हमारा, या कह लो ये बॉडी हमारी प्योर रोलिंग कर रही है। तो ये पॉइंट पी कब स्लिपिंग नहीं करेगा? जब इस पॉइंट पे एक आगे वेलोसिटी लग रही है v, क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो बॉडी के सारे पॉइंट p वेलोसिटी से, सॉरी, बॉडी पे जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और बॉडी साथ साथ रोटेट भी कर रही है, तो इस बॉडी के पास एक पीछे की तरफ टेंजेंट के अलोंग रोटेशनल वेलोसिटी r ओमेगा भी होगी। और आपको पता है इस पॉइंट p पे नेट वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो कहोगे ये प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि आगे वाली वेलोसिटी v और r ओमेगा इक्वल होंगे, तभी तो कहोगे आप क्या कि ये प्योर रोलिंग हो रही है। यही कंडीशन होती थी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी था, और प्योर रोलिंग क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो v इक्वल्स टू r ओमेगा होगा, और यहाँ से ओमेगा निकाल लोगे, कितना आएगा? v बाय r आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू और I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कहोगे हाफ m v स्क्वायर अपॉन क्या है? हाफ I की वैल्यू कितनी है बेटा? बोलिए, m k स्क्वायर, फिर ओमेगा पे स्क्वायर है, ओमेगा की वैल्यू कितना है? v बाय r है। कितना है? v बाय r है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओमेगा पे स्क्वायर लगा है, ओमेगा की वैल्यू है v बाय r, तो इस पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो v पे स्क्वायर r पे स्क्वायर। क्लियर? समझ गए? देखिए हाफ m ऊपर है, हाफ m नीचे है, कट गया, कैंसिल हो गया। देखिए v स्क्वायर यहाँ पे है, v स्क्वायर नीचे भी है, कट गया, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका काटा था। चलिए, पता नहीं काटा था कि नहीं काटा था, काटा भी होगा तो बताओगे थोड़ी ना खुद से ये बात। चलिए, अब ये देखिए आर स्क्वायर जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर ऊपर चला गया और अपॉन में क्या है? के स्क्वायर, ठीक है। हमें आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की वैल्यू याद नहीं होगी, मगर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू याद कराई थी। तो अगर आप इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ या ना बताइएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अरे मैंने इसको रेसिप्रोकल में ले लिया, 1 बाय कर लिया। सॉल्व करोगे इसको तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर ही आएगा। क्लियर? हमने इस फॉर्म में क्यों किया है? क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू याद कराई थी हर एक ऑब्जेक्ट की। अगर आपके पास डिस्क होती थी या स्फीयर होता था, सॉलिड स्फीयर होता था, सिलेंडर होता था, तो उनके लिए मैंने आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू याद कराई थी।
इस लेक्चर में मैं आपको बताता चलूंगा, आप क्वेश्चन करते चलिएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल का रेशियो लेना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल देगा कि बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है तो उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाली का। क्लियर? तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को देखो, 1/k² डायरेक्ट यही लगा देना। क्लियर? तो चलिए देखिए कैसे आएंगे क्वेश्चन। देखिए इधर आइए, अब आपसे कोई पूछे फाइंड रेशियो ऑफ, बोलिए, KET काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली एंड काइनेटिक एनर्जी, बोलिए, रोटेशनल वाली ऑफ हॉलो, ऑफ, मान लो कौन सा ऑब्जेक्ट ले लें, ऑफ सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक, तो उसके लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाला। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए आपको ये निकालना है, KET/KER निकालना है, कुछ नहीं। अब ये सब मत करना बार बार डेराइव करके, कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है आपका। क्या है, बोलिए, 1/k²/r²। ठीक, तो आप यहां से क्या करोगे, आप कहोगे 1/, अब देखिए k²/r², इसकी वैल्यू क्या होती थी सॉलिड स्फीयर के लिए, याद करिए क्या होती थी बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में याद भी करवाया था, वो होती थी 2/5। कितनी होती थी? 2/5 होती थी, आपको याद होगी। तो यहाँ पे रख दीजिए, कितना रखोगे, 2/5 रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। यानी कि जो आपने k²/r² की वैल्यू को याद किया था, ये पलट दो तो 5/2 हो गया, खत्म बात। ऐसे मन में याद कर लो। क्लियर? समझ गए? ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे रेशियो, 1/k²/r²। समझ गए? अच्छा, एक क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया, बोलिए, चलिए हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए यहां पे हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, अगर हमारे पास कोई डिस्क है बच्चों, मिटा दें पहले, अगर मान लीजिए यहां पे हमारे पास कोई डिस्क है तो क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। अगर हमारे पास फाइंड द रेशियो ऑफ KET/KER ऑफ डिस्क, डिस्क की बात करें तो आप क्या कहोगे, उसके लिए रेशियो क्या होगा, यही सेम फॉर्मूला रहेगा। उसके लिए बताइए बच्चों, k²/r² की वैल्यू क्या होती थी डिस्क के लिए, वो होती थी हाफ, 1/2 होती थी। तो यहाँ पे आप कहोगे 1/2 k²/r² की वैल्यू रख दी, ठीक, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और आप कहोगे कितना आ जाएगा रेशियो, 2/1 आ जाएगा, या कह लो सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, 2:1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं पहले तो, ठीक, कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि आपने देखा रेशियो निकालना सीख लिया है बेटा। जो ये रेशियो वाले क्वेश्चन है ये तभी लगाना जब क्वेश्चन में लिखा हो प्योर रोलिंग, मैं तो लिखना भूल गया था, प्योर रोलिंग बेटा, प्योर रोलिंग, क्योंकि पता है आपको प्योर रोलिंग होगी तभी आप कहोगे V = R ओमेगा, और ओमेगा आएगा V/R, फिर यहाँ पे पुट करके ये फॉर्मूला जो आपने देखा 1/k²/r², तभी तो ये फॉर्मूला डराइव हुआ है जब प्योर रोलिंग हो रही थी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन तभी लगाना रेशियो वाले जब प्योर रोलिंग की कहानी हो रही हो, क्वेश्चन में बोला हो। ये बात मैंने बताना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दो। तो देखिए हमने अभी तक देखा क्या, बोलिए, हमने क्या देखा, परसेंटेज, नहीं क्या देखा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल टू दी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली। ठीक है, तो चलिए पहले मिटा देते हैं, कॉपी हो गया। चलिए तो चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। जो ये डायग्राम है ये सब लिखा है, इसको बने रहने दीजिए कि बॉडी कोई है प्योर रोलिंग कर रही है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² है और ओमेगा = V/R है। सेम कहानी हो रही है इस बार, मगर हमें क्या निकालना है, नोट करिएगा, हमें निकालना है, बोलिए, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जैसे हमें किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, अगर हमारे स्कूल में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं, तो आप क्या करते हैं, बोलिए, किसी आपका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना मार्क्स आप लाए हैं, कितना मार्क्स स्कोर किया है आपने, अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 करते हैं। तो इसी तरह अगर आपको परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली ऊपर रखनी पड़ेगी और अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रखनी पड़ेगी, बोलिए, ट्रांसलेशनल वाली ऊपर रखनी पड़ेगी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं के ट्रांसलेशनल ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे काइनेटिक एनर्जी टोटल रखनी पड़ेगी। क्लियर, हाँ या ना। अच्छा, फिर यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताइए। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो यहाँ से हम कहेंगे, बोलिए, के ट्रांसलेशनल तो ऊपर ही रहेगा, ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली, बोलिए, पक्का। अच्छा, अब यहां पे आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज रख दो। तो यहां पे आप कहोगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बोलिए बच्चों क्या होती है, आपने अभी देखा था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, और अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये भी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, फिर प्लस रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपने पढ़ा था, प्लस, बोलिए, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर बेटा, ठीक, क्लियर। अच्छा, फिर आपने पढ़ा क्या, अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो यहाँ पे आप कहोगे ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर, और इस बॉडी का अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो आप ये कहोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर है। तो आई और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बात खत्म। फिर देखिए आप यहाँ से कह सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है, एम के स्क्वायर है, ओमेगा कितना है, वी बाय आर है, और ओमेगा पे स्क्वायर है तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए आप कह सकते हो, ऊपर हमको दिख रहा है क्या, एम वी स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एम वी स्क्वायर कॉमन निकालूँ, देखिए यहाँ से यहाँ भी एम वी स्क्वायर है, यहाँ भी एम वी स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, देखिए हाफ एम और वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास, बोलिए, अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, बोलिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये कितना हो गया 1 बेटा, तो 1 प्लस कितना बचा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती क्या की है, मैं परसेंटेज निकाल रहा था, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बेटा हम 100 तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, क्या 100 मल्टीप्लाई करना ही भूल गए गलती से, तो बेटा सब पे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, क्या परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, बोलिए बच्चों, पक्का। तो ये होगा हमारा क्या, बोलिए, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 100। अगर आपसे कोई परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये होगा। क्लियर, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, अगर आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये होगा फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, और ये पूरा क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, और ये गोला वाला क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, तो पहले कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, मार्कर में इंक पिला देता हूं, फिर आता हूं। तो बताइए बच्चों, क्या कॉपी हो गया, मिटा दें, चलिए थोड़ी सी मार्कर में इंक पिला ही देते हैं। तो बेटा क्या आप ऐसे सॉल्व करेंगे हमेशा, क्या ये फॉर्मूला आप हमेशा याद करेंगे, नहीं बेटा, चाहे तो आप तुरंत बना लेना या याद कर लो, जो भी आपको मन हो। ठीक है, मैं तो कहूँगा ना मुझे याद हो पाया ना हो पाएगा,
देखो मुझे भी क्या पहले से ही ये फॉर्मूला याद था? नहीं याद था, बनाया है जस्ट। तो अभी बेटा जेई और नीट की तैयारी करो, कहाँ तक रटोगे, कहाँ तक रटोगे बेटा? रटने के लिए बहुत और टॉपिक है, बायो रटो। फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जिसका निकालना है परसेंटेज। बोलिए, हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज निकालना था, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऊपर रखी, टोटल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड किया और इनटू 100 किया, बात खत्म। उसके आगे तो प्रोसीजर है। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। उसके लिए भी देख लेते हैं क्या फॉर्मूला आता है। तो पहले मिटा देना। चलिए चलिए देखिए बच्चों, अब यहां पे देखिए सेम चीज है, बॉडी कोई प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, उसी के लिए है ये सारी बातें। अब देखिए हमसे कह रहा है हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ रोटेशनल, बोलिए काइनेटिक एनर्जी। तो हमें किसका परसेंटेज निकालना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो कुछ नहीं करना, आपको यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऊपर रखनी है, ठीक, और अपॉन में क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देना है, इनटू 100। भाई किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, टोटल से डिवाइड करो, इनटू 100 करो, यही तो करते हैं। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हो, हाँ या ना? जैसे आप अपने स्कूल के मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स कितना लाए जिसका निकालना है परसेंटेज, उसको ऊपर रखे, टोटल मार्क्स से डिवाइड किए, इनटू 100 किए, बस यही तो कहानी है, फिर कुछ नहीं करना। फिर देखिए यहां से कहोगे, बोलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? बोलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली, ठीक, क्लियर? अब आपको पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, बोलिए क्या होता है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों अब आप यहां पे क्या करोगे, आई और ओमेगा की वैल्यू जो प्योर रोलिंग में आपने देखा, ओमेगा की वैल्यू है वी बाय आर, और कोई बॉडी है जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन के है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर होता है। क्लियर? तो यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए, हाफ आई की वैल्यू कितनी है, एम के स्क्वायर है बेटा, और ओमेगा स्क्वायर ऊपर लिखा है, अपॉन में क्या है देखिए ध्यान से, अरे भाई आई की वैल्यू क्या है, एम के स्क्वायर रख दी, बोलिए हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए यहां पे आप कहोगे हाफ एम वी की वैल्यू कितनी है, बोलिए आर ओमेगा है बेटा, तो इस बार वी की वैल्यू हम अगर यहाँ पे आर ओमेगा रख दें, मगर आपको पता है वी पे स्क्वायर भी है, तो वी आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर कहोगे प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी है, एम के स्क्वायर, ओमेगा कितना है, बोलिए ओमेगा मत रहने दीजिए, ओमेगा को मत चेंज करिए, ओमेगा को ओमेगा ही रहने दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है आपको ऊपर, इसी तरह देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर यहाँ, और इसी तरह यहाँ भी देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ऊपर दिखा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर नीचे भी दिख रहा है, दोनों साइड बेटा, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर काट सकते हैं बड़े आराम से। अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है, सिर्फ के स्क्वायर दिख रहा है, नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मगर जो भी आंसर चाहिए होगा, फॉर्मूला चाहिए होगा, वो हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के फॉर्म में याद करने में इजी होगा, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हमने याद की है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर में डिवाइड करता हूँ आर स्क्वायर से, तो के स्क्वायर ऊपर लिखा ही है, अपॉन डिवाइड कर दिया हमने आर स्क्वायर से, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला डंडा बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए के स्क्वायर है, अपॉन आर स्क्वायर से डिवाइड किए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक, किसके लिए, परसेंटेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपने फिर से 100 लगाना भूल गया था, ठीक है, माफ़ करना, ये हो गया परसेंटेज वाला, क्लियर, यहाँ पे भी परसेंटेज लगा लेना। तो ये अपना जो पूरा फॉर्मूला है ये क्या है बेटा, ये आ गया
परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अगर आपसे कुछ पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी रोटेशनल वाली, व्हाट इज द फ्रैक्शनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या कहोगे? ये होगा अपना फॉर्मूला। परसेंटेज को हटा दो, बोलिए अरे भैया 100 को हटा दो तो परसेंटेज मत बोलना, फ्रैक्शन बोलोगे। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया गोला वाला k²/r² अपॉन 1 + k²/r²। बेटा क्लियर? सिर्फ इतना, 100 से मल्टीप्लाई मत करना। जब फ्रैक्शन निकाल लो, फ्रैक्शन नहीं परसेंटेज निकाल लो, तो भैया 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। क्लियर? तो चलिए पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आओ बच्चों जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1994 का। इस क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन भी दिया है, तो ध्यान से देखिए, खुद से ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल वाला, बोलिए, अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने पढ़ा था, याद करिए, परसेंटेज वाला इंटू 100 लगा होता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप फ्रैक्शन समझ लीजिए, इंटू 100 मत लगाइए। क्लियर? तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली टू दी काइनेटिक एनर्जी टोटल वाली। क्लियर? अच्छा, तो आप यहां से कह सकते हो बच्चों कि आपने जो फॉर्मूला बनाया था वो क्या था, जल्दी बताइए। k²/r² अपॉन में था 1 प्लस, जल्दी बताइए, 1 + k²/r²। बच्चों ये फॉर्मूला आपने डराइव किया था, याद करिए। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल टू दी टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये फॉर्मूला था। अच्छा, यहां से सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। k²/r², अगर हम बात करें कि यहां पे ऑब्जेक्ट क्या गिवन है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। बेटा सॉलिड बॉल है स्फीयर के शेप में, यानी कि आपको क्या गिवन है, सॉलिड स्फीयर गिवन है। क्या गिवन है? सॉलिड स्फीयर गिवन है। और सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/5। अब ये कहोगे कहाँ से आई, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैसे आया। तो यहाँ से k²/r² की वैल्यू रख दो 2/5 बेटा, फिर यहाँ से कहोगे 1 + k²/r² की वैल्यू है 2/5। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कह सकते हो 2/5 अपॉन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 7/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नहीं, यहाँ से कहोगे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। देखिए ये 7 यहाँ पहुँच जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ से 2/7 आ जाएगा। क्लियर? बोलिए, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता कि परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करते, वही सेम फॉर्मूला रहता, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज आ जाता। क्लियर? समझ गए? तो चलिए साइड हो रहे हैं, करते हैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा किसी प्रीवियस ईयर में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पता ये जेई में आया था, क्या नीट में आया था, ये नहीं पता, मगर ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन भी दिया, तो चलिए इसको भी ट्राई करिए। और जिन बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ऑप्शन आ जाए, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन। बेटा बार बार आप सोच रहोगे यहाँ पे प्योर रोलिंग कह ही नहीं रहा है, मगर अगर नहीं कहा है तो आप मान लीजिए बेटा, समझ रहे हो कि भाई हाँ स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, अगर हो रही होती तो बताता। रोलिंग मोशन कर रही है मतलब नॉर्मली प्योर रोलिंग है। क्लियर? फिर कह रहा है इन रोलिंग मोशन अ बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, जिसको ये लोग बोल रहे हैं केटी। भाई रोलिंग मोशन एक बॉडी कर रही है, ठीक, और उस बॉडी का कह रहे हैं पोजेसेस द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी केटी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
के आर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है द रेशियो के टी इज टू के टी प्लस के आर, यानी कि यहां पे जो के टी है बेटा ये क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल से कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। आपसे यहां पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या बोलिए, के टी प्लस, बोलिए के टी अपॉन के टी प्लस के आर बेटा, यही तो हमारा क्या होता था, याद करिए आपने पढ़ा था, के टी अपॉन, बोलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, यही तो आपने पढ़ा था, याद करिए। अरे भैया यही तो आपने पढ़ा था अभी जस्ट, बोलिए यही तो फॉर्मूला था। बोलिए आपने वहां पे परसेंटेज वाला पढ़ा था तो यहाँ पे इनटू 100 लिखा था, मगर यहाँ पे आपको सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, या कह लो रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है। क्लियर, रेशियो पूछ रहा है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई मत करो, खत्म बात। इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, याद करिए, बोलिए बच्चों क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन टू दी रेशियो, किसका, टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या होता था आपने पढ़ा था, बोलिए 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखिए आपके पास यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा था, तो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, 2/5 होता है फॉर सॉलिड स्फीयर। क्लियर, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2/5 है बेटा, ठीक। अच्छा क्लियर, अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर होता तो उसके लिए कितनी होती है, 2/3 होती है के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर, चलिए अब यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 1 इसको जरा 7/5, कितना आ जाएगा, 7/5 हो जाएगा, ये पलट जाएगा रेसिप्रोकल होके तो 5/7 आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, तो रेशियो में 5:7 बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। किन किन बच्चों का आंसर सही था कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए साइड हो रहे हैं, पहले क्वेश्चन को कॉपी करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का है, और ये क्वेश्चन भी बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ स्फेरिकल शेल रोल्स ऑन अ टेबल विदाउट स्लिपिंग, यानी क्या मतलब क्या है, यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है, विदाउट स्लीपिंग का मतलब है प्योर रोलिंग। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल, यानी कि हमें परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, बोलिए बच्चों, परसेंटेज ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, बोलिए बोलिए बच्चों क्या पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हम लोग ने पढ़ा था। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, जल्दी बताइए, वो होता था, बोलिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये होता था, बोलिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये होता था फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो भी रोटेशन वाली, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होता था। मैं यहां पे परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना बनता है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर यहां से आप कहोगे क्या बेटा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हमारे पास क्या है इस बार, स्फेरिकल शेल है, शेल यानी कि खोखला एक बॉल है, यानी कि हम कहेंगे हॉलो स्फीयर है। क्या है बच्चों, हमारे पास हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/3, यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2/3 है, अपॉन में क्या है, बोलिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2/3 इंटू परसेंटेज, 100 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2/3, बोलिए, और अपॉन में कितना हो जाएगा जब यहाँ सॉल्व करोगे, 5/3 हो जाएगा, 5/3 इंटू 100। फिर इसको आप जब सॉल्व करोगे बच्चों तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5, बोलिए
2/5 इंटू 100 आएगा। इसको सॉल्व करोगे जाएगा 1 जा, ये जाएगा 20। ठीक है, 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा बोलिए 40%। तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज कितना आया है 40% आया है। कितना आया है 40%। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपसे पूछता फ्रैक्शनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बोलिए फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई मत करना बस, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आता 2/5 आता फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता एक और क्वेश्चन कि भैया परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ नहीं भाई, टोटल एनर्जी कितनी होगी 100%, रोटेशन वाली कितनी है 40%, तो बची हुई ट्रांसलेशनल परसेंटेज होगी हमारी। बोलिए बची हुई परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली कितनी होगी 100 माइनस 40, क्लियर, तो 60 आ जाएगा। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज 60 होता, 100 माइनस 40 कर लेते हैं, क्लियर। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स में। आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, ठीक। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बहुत सी बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।